मॉर्निंग बच्चों। तो मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में विज्ञान शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। तो पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है उसको हम लोग 2 मिनट दोहराएंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो बच्चों पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो हम लोगों ने इस बात को समझा था कि पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जल से अभिक्रिया करती है। इसकी उपस्थिति में तो हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल नामक क्या है वर्णक की उपस्थिति और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस जो है उत्सर्जित होता है। इसको हम संतुलित करने में कुछ इस तरह का बात। तो यह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण करने से हमको क्या पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए मुख्यतः 4 चीजों की जरूरत है। पहला क्या, तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। दूसरा क्या, प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए जल की जरूरत है। तीसरा चीज क्या, प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए क्लोरोफिल नामक वर्णक यानी कि ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, उसकी जरूरत है। और चौथा क्या है, सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या है, ये आवश्यक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कैसे इस बात को सिद्ध करेंगे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है, जल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है, सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। तो आज की कक्षा में हम लोग जो है कुछ क्रियाकलापों के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है ये सारे चीज जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो एक बात, सबसे पहला चीज हम लोग जो बात करेंगे कि हम लोग आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारी चर्चा जो है वो सारी चर्चा जो है इस एक परीक्षण, एक टेस्ट पर डिपेंड करेगा जिसको हम लोग कहते हैं मंड परीक्षण या स्टार्च परीक्षण। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं वो जो है ये वो क्या है, वो डिपेंड करते हैं किस पे, स्टार्च टेस्ट यानी कि मंड परीक्षण पे। इसलिए इस पहले हम इसको बात को समझना है कि ये मंड परीक्षण क्या है। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ऊर्जा का स्रोत है। तो पौधे क्या होते हैं कि पौधे इस ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं विभिन्न कार्यों को करने के लिए। और क्या होता है, जब जो ग्लूकोज जो है एक्सेस में रहता है, जो ज्यादा जो बच जाता है, वह ग्लूकोज जो है पौधों में जो है मंड के रूप में क्या होता है, जमा हो जाता है, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। जैसा कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है मान लो कि कुछ पैसे हैं, तो हम कुछ पैसों को खर्च करते हैं अपने जो है आम जिंदगी के लिए, और बचे हुए पैसे को हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। उसी प्रकार पौधे भी क्या होते हैं कि जितना जरूरत होता है ग्लूकोज को खर्च करते हैं और बचे हुए ग्लूकोज को क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में जमा कर देते हैं। तो सवाल यह आता है कि अगर पौधों के पत्तियों में अगर स्टार्च उपस्थित है, इसका मतलब यह है कि उस पौधे में क्या हुआ है, प्रकाश संश्लेषण हुआ है। और अगर पत्तियों में स्टार्च उपलब्ध नहीं है तो हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो है नहीं हुआ है। तो
यानी कि बात क्या है कि बात यह है कि जो है प्रकाश संश्लेषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें स्टार्च, पत्तियों में स्टार्च उपलब्ध है या नहीं। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो है क्रियाकलाप को पहले जो है आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग को बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं, मंड का परीक्षण कैसे करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये पत्ती है, ये पत्ती है। अब यह पत्ती जब किसी पौधे में थी तो वहां पे क्या हुआ होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसमें हुई होगी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या बना होगा, ग्लूकोज बना होगा, और फिर जो है ग्लूकोज जो है, जो बचा हुआ ग्लूकोज जो है वो क्या हो गया होगा, वो स्टार्च बन के इसमें जमा होगा। अब हमको ये पता करना है कि इसमें स्टार्च है या कि नहीं। तो स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए एक हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आयोडीन टेस्ट। कि जब मान लो कि किसी भी चीज में जिसमें कि स्टार्च, उसमें अगर हम आयोडीन डालेंगे तो वो क्या होगा, स्टार्च का रंग क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो ब्लू ब्लैक कलर होने का मतलब है कि क्या उसमें क्या उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है। तो मान लो कि हमको सिद्ध करना है कि क्या, कि यह जो पत्ती है इसमें स्टार्च क्या है, उपस्थित है। तो अगर इसमें स्टार्च उपस्थित है इसका मतलब इसमें क्या है, इस पर आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, इसका रंग क्या हो जाना चाहिए, ब्लू ब्लैक हो जाना चाहिए। परंतु कि मान लो कि हमने क्या किया कि इस पे आयोडीन डाला, जब हम इस पे आयोडीन डालेंगे तो इसका रंग ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि क्या इस पत्ती में स्टार्च उपस्थित नहीं है, ऐसा नहीं है। इस पत्ती में स्टार्च उपस्थित है, परंतु हमने इसका परीक्षण सही ढंग से नहीं किया। तो कैसे परीक्षण करते हैं इस बात को हम लोग समझते हैं। तो किसी जो है पत्ती में स्टार्च के परीक्षण यानी कि मंड के परीक्षण करने से पहले किसी पत्ती को उस टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। तो पहले बात को समझते हैं कि किसी पत्ती को, किसी जो लीव्स है उसको मंड परीक्षण से पहले तैयार हम लोग कैसे करते हैं। तो आयोडीन टेस्ट करने या जो है मंड परीक्षण करने से पहले हम पत्ती को क्या करते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार हम लोग करते हैं इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो किसी भी पत्ती में अगर हमको ग्रीन लीव्स, हरे पत्तियों को अगर हम स्टार्च टेस्ट करना है तो हमको पहले इसको 3 जो है प्रक्रिया से होकर हमको गुजरना पड़ेगा। क्या क्या प्रक्रिया है इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जिस पत्ती को हमको स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट या मंड परीक्षण करना है, सबसे पहले हमको उसको क्या करना पड़ेगा कि एक जो है बीकर लेना पड़ेगा, उसमें जल हम उसमें भर देंगे और उसको गर्म करेंगे और उस पत्ती को क्या करेंगे, उस बीकर में डालेंगे। तो पहला काम हमने क्या किया कि जिस पत्ती में हमको आयोडीन का टेस्ट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो खौलते हुए पानी में उसको डालेंगे। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि इसमें इस पत्ती में जो भी कोई भी जो जीवित कोशिका हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। जो लिविंग सेल्स होगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो पहला काम क्या होगा कि हम लोग पत्ती को क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस पत्ती को बाहर निकालेंगे और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल होगा। क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो हमने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, टेस्ट ट्यूब जिसमें एल्कोहल था उसमें इस पत्ती को रखेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग जो है इस खौलते हुए पानी की सहायता से इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सवाल ये उठता है कि इस टेस्ट ट्यूब को हम जो है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है और ये क्या है, इसमें पत्ती है। इसको हम डायरेक्ट भी तो हीट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट
हीट करने से क्या होगा? तो देखो अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक जो है ज्वलनशील पदार्थ है। अगर उसको हम डायरेक्ट हीट करेंगे तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? आग लग जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हीट करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे? बॉइलिंग वाटर की सहायता से। यहाँ पे पानी यहाँ गर्म हो रहा है, इस गर्म पानी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो पत्ती का हमको मंड परीक्षण से पहले क्या क्या करना पड़ेगा? पहला काम हमने क्या किया कि पत्ती को हम लोगों ने क्या किया कि बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी, खौलते हुए पानी में क्या किया? डीप किया। दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया? इस पत्ती को बाहर निकाला, और पत्ती को बाहर निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया? पत्ती को बाहर निकालने के बाद एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें अल्कोहल था, और उस टेस्ट ट्यूब में हमने उसको डाल के क्या किया? पानी के साथ इसको गर्म किया। पानी के सहायता से इसको क्या किया? गर्म किया। इसको हम लोग कहेंगे कि हमने इसको क्या किया? वाटर बाथ में हीट किया। अब तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम इस पत्ती को हम इससे बाहर निकालेंगे, और इस यहाँ जो ये पानी था हमने जिसको गर्म किया था उसको फिर क्या करेंगे? तो हम लोगों ने 3 काम किया, और शॉर्ट में आज तक याद भी रखें कि किसी पत्ती का जो है मंड परीक्षण करने से पहले 3 काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? तो शॉर्ट में याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पहला क्या? वाटर डिप। क्या है? वाटर डिप। वाटर डिप का मतलब क्या है कि पत्ती को बॉइलिंग वाटर में क्या कीजिए? डिप कीजिए, है ना। दूसरा क्या है? वाटर बाथ। वाटर बाथ देखो, जल की उष्मा से जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम वाटर बाथ की सहायता से इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर। तो दूसरा हम लोग याद रखेंगे कि जो है टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल है उसमें पत्ती को रखकर वाटर बाथ की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? उसको बॉइल करेंगे, है ना। और तीसरा चीज क्या करेंगे? इस पत्ती को फिर बाहर निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? वाटर डीप करेंगे। क्या करेंगे? वाटर डीप करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई है 3 स्टेप। पहला क्या हो गया? वाटर डिप। क्या हो गया? वाटर डिप, यानी पत्ती को क्या करेंगे? बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे। दूसरा क्या है? वाटर बाथ। याद रखने के लिए वाटर बाथ यानी कि टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल है उसमें पत्ती को रख के क्या करेंगे? वाटर बाथ के सहायता से क्या करेंगे? बॉइल करेंगे। और तीसरा क्या है? तीसरा स्टेप है कि पत्ती को फिर बाहर निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? वाटर डिप करेंगे। तो हमने क्या किया? इस पत्ती के मंड परीक्षण करने से पहले हमने इसको तैयार किया, और तैयार करने में कितना स्टेप हम लोगों ने यूज किया? 3 स्टेप शॉर्ट में याद रखना है। वाटर डिप, वाटर बाथ, और तीसरा क्या है? वाटर डिप। अब जो है यह 3 प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो है ये पत्ती जो है ये मंड परीक्षण के लिए क्या हो गया? तैयार हो गई। अब इस पत्ती में अगर हम क्या करेंगे? आयोडीन डालेंगे, तो अगर उसमें मंड उपस्थित होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका रंग ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो यह बात हुआ कि भाई कि किस प्रकार से हम पत्तियों का मंड परीक्षण करते हैं, और यह जो परीक्षण हमें हर एक क्रियाकलाप में प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? हम लोगों ने यही सीखा कि अगर हम पत्तियों का मंड परीक्षण करना चाहते हैं तो पत्तियों को 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया वाटर बाथ, यानी कि बॉइलिंग वाटर में डिप करना। वाटर डिप यानी कि बॉइलिंग वाटर में डिप करना। दूसरा वाटर बाथ, टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल है उसमें पत्ती को रख के उसको वाटर बाथ की सहायता से गर्म करना। और तीसरा क्या हो गया? वाटर डिप, यानी कि फिर क्या हुआ? इस पत्ती को बाहर निकाल के वाटर में डिप करना। तीनों का अपना अपना काम है। पहली बार हम पत्ती को वाटर में डिप क्यों करते हैं? ताकि इसमें उपस्थित जो है जीवित सेल अगर कुछ हो, जीवित कोशिका हो, तो वो क्या हो जाए? मृत हो जाए, ताकि वो आयोडीन को अच्छी तरह से अवशोषित कर सके। दूसरा, अल्कोहल के साथ हम लोग क्यों इसको हीट करते हैं, बॉयल करते हैं? अल्कोहल के साथ इसलिए हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, ताकि इससे क्लोरोफिल जो है जो बचा हुआ है वो क्या हो जाए?
अलग हो जाए। बॉइलिंग के दौरान क्या होती है, अल्कोहल का रंग जो है ग्रीन लगेगा। और तीसरा कि इस एल्कोहल से बाहर निकालने के बाद फिर हम पानी में इसको डीप क्यों करते हैं? जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। ये कड़ा हो जाएगा तो इसलिए क्या वो टूट सकता है, इसलिए हम लोग इसको नरम करने के लिए फिर क्या करते हैं, वाटर क्लीन करते हैं। तो इस तीन प्रक्रिया को करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें आयोडीन डालेंगे। तो बच्चों ये हुआ हमारा मंड परीक्षण। अब इस मंड परीक्षण के सहायता से हम जो है विभिन्न कार्यकलाप को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक क्रियाकलाप को। पहला क्रियाकलाप अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि भाई क्या कार्यकलाप। तो कार्यकलाप का हमारा उद्देश्य है, कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है? पहला कार्य हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, संश्लेषण के लिए आवश्यक। तो हमें सिद्ध करना है कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देखो बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होगी, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कोई भी जो क्रियाकलाप होगी वह गमले वाले पौधे में हम लोग करेंगे, गमले वाले पौधे में करेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो हम कैसे इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे, जो है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या है, आवश्यक। तो इस क्रियाकलाप में हम लोग क्या करेंगे, एक गमला वाला पौधा लेंगे जिसकी पत्तियां कैसी हो, चित्तीदार। देखो चित्तीदार पत्तियों का मतलब क्या है, इंग्लिश में कहेंगे वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड या चित्तीदार लीव्स का मतलब क्या है कि ऐसी पत्तियां जिसमें क्या हो, कुछ भाग क्या हो, हरा हो और कुछ भाग जो है हरा ना हो। तो देखो बात को समझना है कि जो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा जो है वो जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक यानी कि क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है। तो इस पत्ती में जो भाग हरा है इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या है, उसमें आपका क्लोरोफिल उपस्थित है, और जो भाग हरा नहीं है उस वहां पे क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पौधा लेंगे जिसमें क्या हो जिसकी पत्तियां कैसी हो, चित्तीदार, मतलब चित्तीदार हो यानी कि वेरीगेटेड लीव्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस गमले को 2 से 3 दिन तक किसी अंधेरे कमरे में रख देंगे। अंधेरे कमरे में रखने से क्या होगा कि उस पौधे के पत्तियों में जितना भी स्टार्च जमा होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 दिन जो है हम गमले को क्या करेंगे, किसी जो है अंधेरे कमरे में रखेंगे, जिससे क्या होगा उसमें उपस्थित जो है पूरा का पूरा स्टार्च जो है खत्म हो गया। यानी कि अभी 2 से 3 दिन रखने के बाद अब पत्तियों में स्टार्च उपस्थित नहीं। अब अगर नए सिरे से अगर स्टार्च बने तो हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। और अगर जो है स्टार्च नहीं बन रहा है इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया कि इस गमले वाले पौधे को पहले स्टेप पे क्या किया, 2 से 3 दिन तक जो है अंधेरे कमरे में रखा। फिर अंधेरे कमरे से फिर इसको जब बाहर निकाला, तो अब बाहर निकालने के बाद क्या है, अब इस पौधे को सब कुछ मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जो है जल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो दिन भर इसको छोड़ देंगे। अब दिन भर छोड़ने के बाद शाम में हम लोग क्या करेंगे,
इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे, इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे और इस पत्तियों में क्या करेंगे, मंड परीक्षण करेंगे। तो किसी पत्ती का मंड परीक्षण करने से पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने सीखा है कि हमें 3 स्टेप करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहला हम लोगों ने क्या कहा था कि पहले इसको क्या करेंगे, इस पत्ती को वाटर डिप करेंगे, वाटर डिप करेंगे यानी कि उबलते हुए पानी में इसको डालेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि इस पत्ती को जब हम वाटर डिप किए उसके बाद क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, जिसमें अल्कोहल है उसमें डालेंगे और वाटर बाथ की सहायता से इसको गर्म करेंगे। और तीसरा फिर इस पत्ती को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, पत्ती को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, पत्ती को निकाल के हम लोग जो है फिर पानी में डालेंगे। तो ये 3 स्टेप हम लोगों ने किया। पहला क्या किया, खौलते हुए पानी में डाला, फिर उससे निकाल के क्या किया, टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल था उसमें डाला, उसमें डालने के बाद क्या किया कि उसको वाटर बाथ की सहायता से बॉईल किया, फिर उससे निकाल के फिर क्या किया, वाटर डिप किया। और ये 3 प्रक्रिया करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पत्ती के ऊपर में क्या करेंगे, इस पत्ती के ऊपर में क्या करेंगे, आयोडीन डालेंगे। क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग ये पाएंगे कि इस पत्ती में जहां जहां पे जो है ये हरा रंग नहीं है, वहां पे क्या होगा, वहां पे ब्लू ब्लैक नहीं होगा। लेकिन जो भाग जो हरा था वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। क्योंकि इस भाग में क्या था, ये जो हरा वाला भाग था, यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल था। इस क्लोरोफिल के चलते यहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ। कैसे पता चला कि प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण के कारण यहाँ पे क्या बना, स्टार्च बना। क्या बना, स्टार्च बना। और जब इस पे आयोडीन पड़ा तो क्या हुआ, इसका रंग क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। तो इस क्रियाकलाप से हमको क्या समझ में आया कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार एक और क्रियाकलाप आपको समझ सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप होगी, जो भी कार्यकलाप होगी, वह किस पे आधारित है बच्चों, वो सारे क्रियाकलाप जो है हमारा मंड परीक्षण पे आधारित है, स्टार्च टेस्ट पे आधारित है। अब दूसरा कार्यकलाप हम लोग बात समझते हैं कि कार्यकलाप नंबर 2, कार्यकलाप नंबर 2। अब इस कार्यकलाप का क्या उद्देश्य है, हमें सिद्ध करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब हमको क्रियाकलाप या एक्टिविटी के द्वारा यह सिद्ध करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो ये कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो बच्चों पिछले क्रियाकलाप में हमने एक गमले वाला पौधा लिया था, जिसको हम लोगों ने क्या किया था, पहले 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा था। अब हम इस क्रियाकलाप में तो क्या करेंगे कि दो गमले वाले पौधे का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गमले वाले पौधे लेंगे, जिसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि 2 से 3 दिन तक क्या करेंगे, किसी अंधेरे कमरे में रख देंगे। तो अंधेरे कमरे में रखने से क्या होगा कि उसमें उपस्थित जो जमा हुआ स्टार्च है वो क्या होगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 2 गमला वाला पौधा लिया, जिसको हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले से ही उसको हम लोगों ने क्या किया, 3-4 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा, जिससे क्या इसमें स्टार्च जो है, स्टार्च इसमें जो उपस्थित स्टार्च है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो हम लोग ने 2 गमले वाला पौधा लिया, 2 गमले वाला
पौधा लिया, एक गमले वाले पौधे को हम लोग नाम देते हैं ए और दूसरे को देते हैं बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दो गमले वाले पौधे में से एक गमले वाले पौधे के बगल में हम एक क्या करेंगे, एक किसी कंटेनर में हम लोग डाल देंगे KOH, क्या डालेंगे KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है बच्चों, याद रखेंगे कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो हम लोगों ने इस तरह से किया। अब तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस दोनों सिस्टम को क्या करेंगे, बेल जार से ढक देंगे। बेल जार क्या होता है, बेल मींस घंटी होता है, जार मतलब जिस चीज कोई ऐसा चीज पारदर्शी चीज जिसके आसपास हम लोग देख सकते हैं वो जार की तरह हो, ठीक है। तो ये बेल जार है, हमने क्या किया, दोनों सिस्टम को बेल जार से ढक दिया, बेल जार से। अब देखो बच्चों, बेल जार से ढक दिया और फिर दिन भर के लिए हम लोगों ने इसको बाहर में रख दिया। अब बात हम लोग समझते हैं, सिस्टम ए के बारे में जरा हम लोग बात को समझेंगे। सिस्टम ए को सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि यह जार क्या है, ये पारदर्शी है, इसलिए सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। सिस्टम ए में जो है पौधा, उसको जल मिल रहा है। जल कैसे मिल रहा है, ये गमला है, इस गमले से क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। और इस पौधे के आसपास में जो हवा है, उस हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अतः इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है। इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी मिल रहा है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जो चीज आवश्यक है वो सभी चीजें इसको मिल रही है। लेकिन इस सिस्टम में देखें बात, यहां पे क्या है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, यस मिल रहा है, जल मिल रहा है, गमले में क्या है, जल है, गमले की मिट्टी में जल है, तो वो जल मिल रहा है। तीसरा, पत्तियों में क्लोरोफिल है, हाँ है। लेकिन इस पौधे के आसपास में जो हवा है, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ के बगल में हम लोगों ने क्या रखा है, KOH। इस KOH ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर दिया है। तो दोनों सिस्टम में क्या मेन अंतर यह है कि ए सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और बी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ क्योंकि KOH ने इसको अवशोषित कर लिया है। अब जो है, जब दिन भर इसको हम लोग रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों पौधों के पत्तियों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका मंड परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, मंड परीक्षण। तो मंड परीक्षण कैसे करते हैं बच्चों, तो हम लोगों ने सीखा है कि मंड परीक्षण करने से, पत्तियों का मंड परीक्षण करने से पहले हमें 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहला क्या है, वाटर डिप, दूसरा वाटर बाथ, तीसरा क्या है, वाटर डिप। यानी हम दोनों पत्तों को हम लोग क्या करेंगे, खौलते हुए पानी में डालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, पत्तियों को बाहर निकालेंगे, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल होगा उसमें डालेंगे, और डालने के बाद क्या करेंगे, उसको वाटर बाथ की सहायता से क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा काम, फिर पत्तियों को बाहर निकालने के बाद फिर पानी में क्या करेंगे, डिप करेंगे। इस 3 बात को करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पत्तियों को क्या कर देंगे, दोनों पत्तियों को जो है स्प्रेड करके उस पर क्या करेंगे, आयोडीन डालेंगे। तो आयोडीन जब हम डालेंगे तो बताओ, जब हम आयोडीन डालेंगे तो कौन से सिस्टम की पत्ती का जो है रंग जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो यह बात क्लियर है कि जो ए वाला जो पौधा है, इसकी जो पत्ती है, इस पे जब आयोडीन डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ है। परंतु इस पत्ती का जो है रंग जो है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपस्थित नहीं है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को किसने अवशोषित कर लिया है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने अवशोषित कर लिया है। तो क्या समझ में आता है? तो इस क्रियाकलाप से हमको समझ में आता है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? अगर हम बात को समझे कि इतने देर के जो हमने चर्चा की उससे हमें क्या सीखने को मिला, हमें 2-3 बातें जो है यहाँ पे सीखने को मिली। क्या क्या सीखने को मिली? तो पहला बात सीखने को यही मिला कि जो है प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए जो है 4 तत्व, 4 चीज की आवश्यकता होती है। पहला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है? जल, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा क्या है? सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप जो है वैसे गमले वाले पौधे पे की जाती है जिसे कि हम 2 से 3 दिन तक पहले अंधेरे कमरे में रखें। तीसरा चीज हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होती हैं वह जो है मंड परीक्षण से संबंधित होती है। चौथा चीज क्या हम लोगों ने सीखा कि मंड परीक्षण क्या है? तो मंड परीक्षण क्या है कि कोई भी पदार्थ जिसमें कि मंड या स्टार्च होता है, इसमें आयोडीन डालने से इसका रंग क्या होता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने क्या सीखा कि जब किसी पत्तियों में उपस्थित मंड या स्टार्च का हम लोग परीक्षण करते हैं तो मंड परीक्षण करने से पहले पत्तियों को हम लोग मंड परीक्षण के लिए तैयार करते हैं। और मंड परीक्षण, पत्तियों को के मंड परीक्षण के लिए तैयार करने से पहले हम लोग उसको तीन काम उसमें करते हैं। पहला क्या करते हैं? तो पहला करते हैं वाटर डिप, यानी पत्तियों को क्या करते हैं? बॉइलिंग वाटर में डिप करते हैं, खौलते हुए पानी में उसको डुबोते हैं ताकि उसमें उपस्थित जीवित कोशिका जो है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। दूसरा क्या करते हैं कि भाई पत्तियों को बाहर निकाल के एक टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल होता है उसमें डाल के वाटर बाथ, जल उष्मक के सहायता से उसको क्या कहते हैं? गर्म करते हैं। और तीसरा बात जो है उसको, यह प्रक्रिया क्यों करते हैं? ताकि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जो है खत्म हो जाए। और तीसरा चीज फिर पत्तियों को बाहर निकाल के हम जो है जल में डिप करते हैं ताकि वो क्या हो? वो नरम रहे। तो ये 3 प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाती है किसमें? जब हम किसी पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जो है अमीबा में जो है प्राणी संपोषण जो है किस प्रकार से होता है। तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अमीबा के पोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमीबा के पोषण एवं जो है मानव में होने वाले पोषण को पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने पौधों में पोषण कैसे होता है इस बात की चर्चा जो है विस्तार से की। तो अब इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आपके लिए यह गृहकार्य होता है। ठीक है, तो यह 4 जो है सवाल जो है 4 क्वेश्चन जो है आप सभी बच्चों को करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। इस सवाल में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे? मैं बता दे रहा हूं, लेकिन बताने के बाद भी आपको घर में एक बार फिर से जो है इन सभी प्रश्नों को खुद से लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है बच्चों कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो क्या रासायनिक समीकरण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्या करता है? अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 और ये ऑक्सीजन।
इसको हम लोग संतुलित भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 दे देंगे, यहाँ 6, क्या हो गया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब तक इस एरो पे हम लोग क्या 2 चीज लिखना है हम लोगों को। पहला चीज क्या है, क्लोरोफिल, क्या लिखना है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक हरे रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, ठीक है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये अलग से कुछ सवाल नहीं है, बात सिर्फ समझना है भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज आवश्यक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया से भी पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा क्या है, सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। अब तीसरा जो सवाल है, इस बात को अच्छे तरह से समझेंगे कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अब देखो सवाल है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। अगर मान लो कि पूछा जाए कि कौन पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, और दूसरा क्या पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है, इतना ही सही उत्तर बदल जाएगा। तो देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्तियां। पत्तियां क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। अंग क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। तो उसी तरह से क्या है, पौधों में क्या है, पत्तियां क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। लेकिन जब पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो अंग क्या होता है, तो अंग के अंदर में अंग के जैसा चीज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल। यानी कि जब पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, यानी कि कोशिका, पत्तियों की कोशिका के अंदर में वह कौन सा जगह है जहां वास्तव में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, हरित लवण, पत्ती, ग्राना, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो अगर हम उत्तर देते हैं पत्ती तो बात गलत होगा, क्योंकि पत्ती क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। उस प्रकाश संश्लेष पत्तियों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, ये हरित लवक। हरित लवक क्या है, अंगक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा, हरित लवक। यानी कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, हरित लवक। वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक कहां पे होती है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राय स्कूल की परीक्षा में भी पूछी जाती है कि रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं। तो रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं बच्चों, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पत्तियों में क्या है, देखो पत्तियों में क्या है, ये जो है ये है अपर एपिडर्मिस, यानी कि जो है बाह्य, ऊपरी बाह्य त्वचा, और ये क्या है, ये जो है रुखड़ा वाला भाग, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस, यानी कि निचली जो है बाह्य त्वचा। तो पत्तों में क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। तो इस निचली बाह्य त्वचा में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, उस छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। और इसी छिद्र या स्टोमेटा की सहायता से जो गैस का आदान प्रदान होता है। तो अगर पूछा जाए कि रंध्र किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पत्तियों के निचली बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से क्या होता है, इन्हीं रंध्रों से जो है गैस का आदान प्रदान होता है। परंतु यह रंध्र जो है क्या है, एक दुकान के समान है, शॉप के समान है, जो दिन में खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है। और इस रंध्र को खोलने और बंद करने
का काम कौन करता है? तो आप लोगों को बताया गया था कि कौन करता है, तो खोलने और बंद करने का काम क्या कौन करता है? गार्ड सेल करता है, यानी कि द्वार कोशिकाएं जो है रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करती है। तो रंध्र को खोलने और बंद करने का जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण किसके पास में है? वो नियंत्रण द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल के द्वारा है। तो एक बार मैंने बताया और बाकी पिछले वीडियो को आप लोग देखेंगे और देखने के बाद यह 4 क्वेश्चन आप सभी बच्चों को गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।